जैसा कि हम जानते हैं, डिमांड फंक्शन, जिसको हम हिंदी में मांग फलन कहते हैं, किसी वस्तु की मांग और उसको निर्धारित करने वाले जो अन्य आर्थिक चर हैं उनके बीच गणितीय संबंध को व्यक्त करता है। और ये संबंध हम गणितीय समीकरणों के रूप में व्यक्त करते हैं। हम जानते हैं कि मांग को जितने चर प्रभावित या निर्धारित करते हैं उनमें कई तत्व ऐसे हैं जिनकी गणना हम मात्रात्मक रूप में नहीं कर सकते। जैसे उपभोक्ता की आदत है, उपभोक्ता की रुचि है, उपभोक्ता के प्रेफरेंसेज अधिमानताएँ हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हम आसानी से माप सकते हैं और मात्रात्मक रूप में बता सकते हैं। जैसे वस्तु का मूल्य, जिस वस्तु की मांग की हम चर्चा कर रहे हैं उसी वस्तु का मूल्य, या उपभोक्ता की आय, या जो एक वस्तु से संबंधित दूसरी वस्तुएं होती हैं जिनको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं, या जिनको हम पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, उनके मूल्य, क्योंकि उनके मूल्य भी मतलब रिलेटेड या संबंधित वस्तुओं के मूल्य भी किसी वस्तु के मूल्य को, मांग को निर्धारित करते हैं। तो ऐसी दृष्टि से मांग फलन मुख्यतः तीन चरों के रूप में हम दिखाते हैं, जिनको हम आसानी से मात्रात्मक रूप में दिखा सकते हैं। और यदि हम मात्रात्मक रूप में उन्हें दिखा सकते हैं तो इन आंकड़ों के आधार पर हम इन चरों के परस्पर संबंधों को गणितीय समीकरणों में व्यक्त भी कर सकते हैं। ये जो तीन तत्व हैं, ये वस्तु का मूल्य है, उपभोक्ता की आय है, संबंधित वस्तु का मूल्य है। और इसलिए हमने यहाँ पर जो डिमांड फंक्शन लिखा है, मांग फलन लिखा है, उसमें उनको इन तीन चरों का स्पष्टता लिखा हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं dx, डी का मतलब डिमांड से है, x का मतलब x वस्तु की मांग से है, तो dx का मतलब है x वस्तु की मांग। और ये फंक्शन किसका किसका है? इट फंक्शन ऑफ px, p का मतलब प्राइस से है और x का मतलब है x वस्तु की प्राइस। दूसरा है y का मतलब इनकम, उपभोक्ता की आय से है। और तीसरा है pr, जिसका मतलब है प्राइसेज ऑफ रिलेटेड गुड्स, अर्थात इस x वस्तु से संबंधित इसकी जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं या इससे संबंधित जो पूरक वस्तुएं हैं उनके मूल्य कितने हैं, उनमें किस तरह का परिवर्तन हुआ है। और अन्य चरों को फिलहाल यहाँ हम छोड़ रहे हैं, सामान्यतः इसलिए क्योंकि उनकी गणना अंकों के रूप में नहीं की जा सकती। तो इस दृष्टि से इन तीन चरों को हम यहाँ संबंधित कर रहे हैं। और इस रूप में हमको यहाँ ये देखना है कि यदि px में परिवर्तन हो, अर्थात प्राइस ऑफ x वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो, तो उसके मांग में जो परिवर्तन होगा उसकी लोचकता, उसकी इलास्टिसिटी कितनी होगी, अर्थात उसी वस्तु x वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन हो रहा है वो। दूसरी स्थिति है जब हम देखेंगे, यहाँ ध्यान रहे, जब हम एक चर में परिवर्तन कर रहे हैं तो अन्य दूसरे चरों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि बिना ऐसा किए हम उस तत्व के प्रभाव को ज्ञात नहीं कर पाएंगे। और इसलिए ये माना जाता है किसी एक चर में हम परिवर्तन करेंगे, अन्य चरों के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। तो इसका मतलब है कि जब उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन न हो, अन्य वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन न हो और x वस्तु का मूल्य बदले, तो उसकी मांग में जो परिवर्तन होगा उसकी लोचकता कितनी होगी, इलास्टिसिटी कितनी होगी। इसी तरह अगर px का मूल्य स्थिर रहे, p और रिलेटेड वस्तुओं के मूल्य भी स्थिर रहें और केवल आय में परिवर्तन हो और इस परिवर्तन के कारण उसकी मांग पर जो प्रभाव पड़े उसकी लोचकता
आय की तुलना में कम है या ज़्यादा है वो हम निकालने का प्रयास करें, और वो कितनी है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये दूसरे तरह की लोच होगी। और एक तीसरी स्थिति है कि x वस्तु का मूल्य और y दोनों स्थिर रहें और किसी x वस्तु के किसी स्थानापन्न वस्तु, जैसे हम कहते हैं कि यदि हम कारों के मांग का अध्ययन कर रहे हों और हम ये देखें कि पेट्रोल की कीमतों में यदि परिवर्तन हो रहा है तो कार की मांग पर इसका क्या असर पड़ रहा है या कार की मांग में किस तरह का परिवर्तन होगा। इस तरह से हम रिलेटेड वस्तुओं के कीमतों में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव भी किसी वस्तु की मांग पर देखेंगे। तो जब हम इनको देखते हैं तो इन जैसा कि हम आप सभी इसके पहले जान चुके हैं कि जब हम उसी वस्तु के मूल्य का प्रभाव देखते हैं तो इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की मूल्य लोच कहते हैं, इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। जब हम आय के परिवर्तन का प्रभाव देखते हैं तो इसको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, आय लोच कहते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि आय में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसकी लोचकता हम देख रहे हैं। और तीसरे को हम कहते हैं, ये इन दोनों के संबंध प्रत्यक्ष होते हैं और ये जो रिलेटेड वस्तुओं की कीमतें हैं वो सीधे नहीं प्रभावित करती हैं, वो पहले उस वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं, उस वस्तु के मांग के थ्रू फिर इसके तीसरी वस्तु की प्रभावित होती है। इस नाते हम इसको कहते हैं कि ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, रिलेटेड वस्तुओं के मूल्य का प्रभाव जब हम किसी दूसरे वस्तु की मांग पर देखते हैं तो इस तरह से मांग की लोच तीन तरह की होंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारा हम आपको बताते चल रहे हैं कि ये लिखी हुई है यहाँ पर। dx जो है x की मांग है, px जो है px का मूल्य है, pr जो है रिलेटेड वस्तुओं का मूल्य है, y जो है आय है। और इस प्रकार से मांग की लोच के तीन जो प्रकार हैं उनकी हमने चर्चा की है। इसके पहले इसी चैनल पर मांग की लोच के 2 अन्य वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें मांग की लोच का अर्थ बताया गया है, मांग की लोच के प्रकार बताए गए हैं, मांग की लोच की माप कैसे की जाती वो सब बताया गया है। तो आज आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। आज हम देखेंगे कि मांग की लोच को हम कैसे निकालते हैं और कैसे निकालने की सारी विधियाँ वहाँ हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस गणितीय विधि का अध्ययन करेंगे और जिसको हमने लिखा है डिफरेंशिएशन मेथड। डिफरेंशिएशन मेथड का मतलब हुआ कि आज हम गणित की जो डिफरेंशिएशन की क्रिया है, अवकलन की क्रिया है, उस अवकलन का उपयोग करेंगे हम अपने मांग फलन में और उसके माध्यम से मांग की लोच को निकालेंगे। जब इस विधि का हम प्रयोग करते हैं तो मांग की लोच की एक्यूरेट, बिल्कुल विशुद्धतम उसकी मात्रा हम ज्ञात कर लेते हैं। और इसलिए सबसे बेहतर तरीका मांग की लोच निकालने का यही है। और यदि हमें मांग के फलन दिए हों या मांग के जो हमारे पास आंकड़े हैं उनके आधार पर हम 2 चरों के मध्य के संबंधों को समीकरणों में व्यक्त कर सकते हों तो इस तरह से हमें मांग का फलन मिलेगा। उस मांग फलन के आधार पर हम विभिन्न मूल्यों पर, आय के विभिन्न स्तरों पर हम मांग की लोच को ज्ञात कर पाते हैं। तो आज हम उसी विधि का अध्ययन करेंगे और आज हम पहले आपको केवल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताएंगे और ये देखेंगे कि हम इसको कैसे निकालते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि मांग की मूल्य लोच को अवकलन की सहायता से हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, उनका अनुगणन कैसे करते हैं। तो उसी कैलकुलेशन को आज हम लोग करेंगे और देखेंगे कि मांग की लोच निकाली कैसे जाती है। यहाँ आए, अपने पुराने मांग की लोच के अगर आप फार्मूले या सूत्र को देखें तो देखिए ये लिखा जाता था कि मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर होती है डेल्टा डी अपॉन डी। का मतलब होता है मांग में होने वाला परिवर्तन बटा पहले वाली मांग, आप जानते हैं। फिर लिखा है मूल्य में होने वाला परिवर्तन बटा पहले वाला मूल्य, या जिसको हम वहाँ पहले कहते थे प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन। ये मांग में आनुपातिक परिवर्तन, ये मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन है और ये भाग का चिन्ह है।
इसको जब हम गुणे करेंगे तो ये पी ऊपर चले जाएंगे, तो गुणे कर दिया तो ये पी ऊपर और डेल्टा पी नीचे। और यहाँ पर क्योंकि गुणे का चिन्ह है, इस नाते इसको यहाँ या इसको यहाँ करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, और इस नाते हम चाहें बराबर करने के लिए डेल्टा पी को यहाँ ला दें और डी को उधर ला दें, तो देखें ऐसे लिखा जा सकता है डेल्टा डी अपान डेल्टा पी, और इसको पी अपान डी लिख सकते हैं। और इस चीज़ को अगर मैंने यहाँ फिर लिखा, देखिए अभी इधर का हिस्सा छोड़िए, अब अवकलन भी हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। अवकलन की सामान्य जो सबसे सरलतम स्थितियां हैं उनके बारे में हम आपको बता चुके हैं, और आप इसको पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो आप जानते हैं कि डेल्टा डी डी में परिवर्तन है, डेल्टा पी पी में परिवर्तन है, और पी में परिवर्तन के फलस्वरूप डी में होने वाले परिवर्तन को हम निकालते हैं। और ऐसा निकालते हैं, और अगर किसी मांग के वक्र के किसी बिंदु पर ऐसा निकालने का प्रयास करें तो वहाँ हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, और इसी अवकलन का ये नाम डेल्टा डी बटा डेल्टा पी होता है। लेकिन ऐसा तब होगा जब पी के मान को हम टेंस टू 0 कर दें, शून्य को बिल्कुल नज़दीक कर दें, इसी को हम अवकलन की क्रिया कहते हैं। और तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब पी में परिवर्तन हो और इसके कारण डी में परिवर्तन हो, और ये पी में होने वाला परिवर्तन अत्यल्प हो, बहुत सूक्ष्म हो, और डेल्टा पी टेंस टू 0 हो, वैसी स्थिति में इसका लिमिट या मान क्या होगा, परिसीमित मान क्या होगा, और उस मान को हम लोग गणित की भाषा में डेल्टा डी अपान डेल्टा पी कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू पी, अर्थात पी में परिवर्तन हो और पी के परिवर्तन के कारण डी में परिवर्तन हो, और अगर ये पी में होने वाला परिवर्तन अत्यल्प हो, बिल्कुल शून्य के करीब हो, शून्य नहीं बिल्कुल अत्यल्प हो, वैसे स्थिति में जो डी में परिवर्तन होगा वो उसकी दर क्या होगी, पी के बदलने से डी में जो परिवर्तन की दर होगी उसको हम डेल्टा डी अपान डेल्टा पी कहते हैं। तो ये डेल्टा, इसका मतलब है कि अगर मांग फलन हमें दिया है और उसमें पी है, तो पी के सापेक्ष अर्थात विद रिस्पेक्ट टू पी हम उस डिमांड फंक्शन का अवकलन करके डी डी अपान डी पी प्राप्त कर सकते हैं। और इस सूत्र में को तब हम ऐसे लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डी डी अपान डी पी, इसकी जगह पर लिख दिया, और ये पी अपान डी ऐसे छोड़ दिया। पी का मतलब है वस्तु का मूल्य और डी का मतलब है वस्तु की डिमांड। यहाँ हमने डी लिखा है जानबूझ के कि डी डी हमको ध्यान दिलाते रहे कि ये डिमांड है, और पी हमको प्राइस दिखाती रहे। अन्यथा मांग की जगह पर आपको कहीं क्यू का मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी डिमांडेड या मांगी गई मात्रा वस्तु की, या सीधे उसको वस्तु को हम कहते हैं ये एक्स वस्तु है और उसको सीधे हम एक्स लिख देते हैं। तो मांग फलन को हम क्यू के टर्म में लिख सकते हैं, डी के टर्म में लिख सकते हैं, एक्स के टर्म में लिख सकते हैं, लेकिन पी रहेगा। पी सदैव प्राइस को दिखाएगा, तो मांग फलन में जहाँ कहीं भी प्राइस रहेगी वो पी रहेगी, लेकिन मांग की जगह पर डी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है और एक्स भी हो सकता है, और कुछ जो भी होगा, लेकिन लिखा रहेगा कि ये चर है या ये जो सिंबल है वो मांग को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से जो मांग का फलन का, जो मांग की लोच का ये सूत्र था, जिसको हम जब अवकलन का प्रयोग नहीं कर रहे थे तब प्रयोग कर रहे थे आनुपातिक विधि में, प्रोपोर्शनेट मेथड में, उसी सूत्र के आधार पर हमने अवकलन की क्रिया के माध्यम से मांग का, देखिए ये सूत्र हमने अब ज्ञात कर लिया, ये मांग का सूत्र है डी डी अपान डी पी और पी अपान डी। मांग की लोच एब्सोल्यूट फॉर्म में होती है, ऋण में लिखी नहीं जा सकती, और मांग का फलन जो होता है उसकी जो ढाल होती है वो ऋणात्मक होती है। तो डिफ्रेंसिएशन करने पर सदैव ऋण चिन्ह आएगा, और मांग की लोच को हमको धन में लिखना होता है, इसलिए इस फार्मूले के पहले ऑलरेडी हम एक ऋण का चिन्ह लगा देते हैं ताकि वह उस ऋण को धन कर दे। तो इसलिए ये गणितीय दृष्टि से ये ऋण लगाते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे अगर नहीं लगाते हैं तो हमें ध्यान रहे जब मांग की लोच ऋण में आए तो हम उसको धन में बदल के लिख दें, क्योंकि मांग की लोच को हम एब्सोल्यूट रूप में लिखते हैं, मतलब ऋण और धन चिन्हों का ख्याल नहीं रखते, और वैसी स्थिति में वो सदैव धनात्मक ही मानी जाती है। तो इस तरह से मांग की लोच को निकालते हैं।
शून्य भी होती है मांग की लोच, वैसी स्थिति में धनात्मक नहीं होगी, लेकिन फिर शून्य से कम नहीं होगी। शून्य और इन्फिनिटी अनंत के बीच में मांग की लोच वेरिएट करती है कहीं भी। तो मांग की लोच को इस प्रकार से हम लिखते हैं। ये देखिए P जो है ये प्रारंभिक मूल्य है और D जो है प्रारंभिक मांग है। ये इनिशियल डिमांड है, इनिशियल प्राइस है, और ये दोनों में होने वाले चेंज हैं डेल्टा P और डेल्टा D, और इनको जब हम डिफ्रेंशिएट करके निकालते हैं तो इसको DD/DP कहते हैं। तो इस दृष्टि से अब यहाँ पर एक ध्यान आपको दिखा रहे हैं कि मांग का फलन जो है दोनों रूप में लिखा जाता है। जैसे हम कहते हैं मांग मूल्य पर भी निर्भर है और मूल्य मांग पर भी निर्भर है, और ऐसी स्थिति में मांग फलन को हम मांग मूल्य पर निर्भर है इस रूप में भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब जैसे हम ये लिखें कि डिमांड इज फंक्शन ऑफ P, तब हम इसको लिखेंगे D इज इक्वल टू, और कुछ मान लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे 100 - 3P। तो देखिए इसका मतलब जब P बदलेगा तो D बदलेगा। अब ज़रा देखिए इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, और थोड़ा आसान, यही फलन इसको छोड़ दें, ये फलन नहीं कर रहे हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू, ये नहीं है, इस फलन को नहीं बदलना है, आपको दिखा रहे हैं, जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं D। इसका मतलब ये है, अगर यहाँ हमने ये लिख दिया है, आपको लगे कि बटा अभी नहीं लिखें, तो हम 2D लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि D में बदलाव P को बदलेगा, और यहाँ P में बदलाव D को बदलेगा। मांग फलन दोनों है, वो P के टर्म में भी लिखा जा सकता है और D के टर्म में भी लिखा जा सकता है, लेकिन जब मांग की लोच हम निकालेंगे तो हमको ये चाहिए DD/DP। तो ऐसी स्थिति में अभी हम आगे के फलनों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि देखिए जनरली होगा क्या कि जब हम मांग फलन निकालेंगे तो इसका जब अवकलन करेंगे, देखिए जब इसका अवकलन करेंगे तो आएगा DD/DP, और जब इसका देखिए क्योंकि P के सापेक्ष अवकलन होगा, P नीचे रहेगा और D का होगा, यहाँ पर क्या होगा D के सापेक्ष होगा, किसका होगा P का, तो ये हो गया DP, ये हो गया DD/DP, हो जाएगा DP/DD। अब एक सवाल ये उठता है, पहले हम आपको बता चुके हैं कि ये और ये मतलब ये बटा ये नहीं है, मतलब DD में DP का भाग नहीं है, ये अनुपात नहीं है, ये एक सिंबल है, वो सिंबल है। इस नाते सामान्य तौर पर इनके बीच कोई संबंध अगर आप निकालते हैं तो ये गलत होगा, लेकिन मांग फलन में ऐसा होता है कि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, लिखने में भी उल्टे आपको दिख रहे हैं और ये उल्टे होते भी हैं। मतलब अगर इसका उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा, अगर इसका उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा। तो हम जो भी हमको दिया रहेगा उसको निकाल के, और अगर हमको उल्टा करने की ज़रूरत है तो उलट सकते हैं, और अगर हमको नहीं करना है तो कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, अब आप आइए यहाँ पर देखिए, एक फंक्शन हमने कहा कि मांग फलन को हम डिमांड इज फंक्शन ऑफ P के रूप में भी लिख सकते हैं, और जब ऐसा लिखेंगे तो इसका अवकलन जब P के सापेक्ष करेंगे तो आएगा DD/DP। अगर फलन को P इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ D लिखा है तो इसका अवकलन D के सापेक्ष होगा, D नीचे होगा, और ये होगा DP/DD। देखिए उल्टा है, DD/DP, यहाँ है DP/DD। तो हम ये काम ये कर सकते हैं, हमको DD/DP चाहिए और हमको दिया हुआ है जो फलन, उससे हम निकालते हैं तो DP/DD आता है, इसका उल्टा आता है। तो एक तरीका है कि हम इस फलन को बदल लें। बदलें कैसे, देखें यहाँ नीचे देखिए, एक फंक्शन ये दिया हुआ है, अब मैं अगर इसको देखिए, ये फंक्शन दिया हुआ है, आपको समझाने के लिए केवल लिख रहा हूँ, अभी मिटा दूंगा। D इज इक्वल टू 20 - 2 ये मैं D लिख रहा हूँ अभी, और ये P है।
अब देखिए, जब आप निकालोगे इसको तो अवकलन करोगे तो अवकलन इसके सापेक्ष होगा डी डी, और किसका होगा, इसका डी पी का। तो आएगा कितना, मान लीजिए आ गया माइनस, ये आप करते हैं अचर का अवकलन शून्य होता है, और 2D में d का अवकलन करेंगे तो d का अवकलन 1 होता है, जिसमें घात 1 होती है उसका अवकलन 1 होता है। तो ये केवल यहाँ -2 बचेगा। हमारे सूत्र में हमको चाहिए dd/dp, यहाँ आ रहा dp/dd। तो एक तरीका ये हो सकता है कि इस फलन को आप अपनी तरह से उस रूप में चेंज करिए d के फॉर्म में। तो अब आप ऐसा कर सकते हो, इस d को इस पार लाओ तो देखो कितना होगा, 2d, माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये उधर जब जाएगा तो 20 था, इधर ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। हमने इस फलन को चेंज कर दिया d के फॉर्म में। और अब क्या किया, अब इस 2 को उस पार अगर ले जाएं तो देखो ये d हो जाएगा, और 2 से जब उधर भाग होगी तो 10 में 2 से 20 में 2 से भाग होगी तो ये 10 हो जाएगा, और p में 2 से भाग होगी तो 1/2 p हो जाएगा। अब अगर इसका अवकलन हम करें तो देखिए ये मुझे मिल गया dd/dp, ये 10 शून्य हो जाएगा तो उसको लिखते ही नहीं हैं, और फिर p का अवकलन 1 होगा, यहाँ बचेगा -1/2। अब ये हमको चाहिए था, अब हमको ये मिला। अब देखिए ज़रा, ये जो पहले हमको मिल रहा था dp/dd वो था -2, और जब हमने उसी फलन को d के टर्म में बदल के निकाला तो dd/dp मिला -1/2। और मांग फलन के संदर्भ में होता ऐसा है कि ये जो dd है अपान dp है, ये बराबर होता है 1/, इसका उल्टा, ये dp/dd। अगर हम इसका उल्टा कर दें dp/dd का, तो dd/dp हमको मिल जाएगा। तो ये है -2 और इसका उल्टा होगा 1/-2, इसका मतलब -1/2, और वही चीज़ देखिए यहाँ आ गई है। तो हमारे पास दोनों तरीके हैं। अगर हमको फलन p के फॉर्म में दिया हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं हमारे दृष्टि से उल्टा दिया हुआ है, तो हम उसको d के टर्म में बदल लें। अगर बदलने में कोई दिक्कत हो, फलन कठिन हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो डायरेक्ट आप उसको d के टर्म में अवकलन कर लीजिए और जो आए उसका उल्टा करके ये ज्ञात कर लीजिए। तो दोनों तरीके हम कर सकते हैं। क्यों कि dd/dp जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ dp/dd होता है। अगर हमको dp/dd मिला है तो उसको 1 करके उसको कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। तो ये हमें ज्ञात होना चाहिए। सबसे पहले जब हम मांग की प्राइस इलास्टिसिटी निकालेंगे डिमांड की, तो हमें देखना होगा कि जो फलन हमें क्या जिस रूप में हमको चाहिए उसी रूप में दिया हुआ है, अर्थात मांग बराबर दिया हुआ है कि मूल्य बराबर दिया हुआ है, x बराबर दिया, d बराबर दिया है या p बराबर दिया है। तो इस दृष्टि से ये पता होना चाहिए। अब देखिए यही फलन हमने ऊपर लिख दिया है और जानबूझ के हमने आपकी d नहीं लिखा है, उसकी जगह पर x लिखा हुआ है। ये देखिए इस फलन में यहाँ लिखा है x = 10 - 1/2p। यही फलन अभी हमने यहाँ से मिटाया है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। d बराबर 10 - 1/2p लिखा है, वही हमने d की जगह पर x लिखा है। और यहाँ पर हम ये कह रहे हैं x का मतलब डिमांड फॉर x की मांग। तो x जो यहाँ है मांग को दिखा रहा है और p जो है ये मूल्य को दिखा रहा है। ये फलन दिया हुआ है। अब ध्यान रखिए, जैसे ये मांग फलन हमारा होता है, इधर मूल्य होगा इधर मांग होगी, यहाँ एक बिंदु होगा, अर्थात मांग फलन जब भी निकाला जाएगा अभी हमको केवल मांग फलन ये जो वक्र है उसका समीकरण ये दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो जब तक और कुछ नहीं दिया जाएगा तब तक हम मांग की लोच निकालेंगे कैसे? मतलब हमको बताना, हमको ये सूचना हो या बताए कोई कि कब मांग की लोच निकालनी, किस बिंदु पर। तो जब ये बिंदु बताएगा तो बिंदु कैसे बताएगा? या तो इस मूल्य को बता देगा कि जब मूल्य बराबर है कितना, जैसे मान लीजिए हम कहेंगे जब मूल्य बराबर है 4,
तो जब 4 कहेगा तो हम 4 यहाँ लिखे, यहाँ पहुँच जाएंगे, इस बिंदु पर मांग की लोच निकालनी है। या तो वो कहे कि जब x बराबर इतना, तो अगर x का मूल्य दे दे तो भी हम पहुँच जाएंगे इस बिंदु पर, p का मूल्य दे दे तब भी पहुँच जाएंगे। इसका मतलब है कि जब हमको मांग की लोच निकालने के लिए मांग का कोई फलन दिया जाएगा तो साथ में ये भी सूचना दी जाएगी कि मांग की लोच किस बिंदु पर निकालनी है, और उस बिंदु को इंगित करने के लिए या तो मांग की मात्रा दी जाएगी या तो मूल्य की, दोनों नहीं दी जाएगी, एक दी जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है फाइंड आउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन P इज इक्वल टू 8। कह रहा है जब P का मूल्य 8 है तब मांग की लोच निकालिए। तो अब हमारा जो सूत्र है यहाँ से ज़रा देखिए, ये जो डी अपान डी पी है, अब हम इसको लिख रहे हैं, ये डी एक्स अपान डी पी लिखेंगे क्योंकि P में परिवर्तन होगा। मांग की जगह पर D की जगह पर x लिखा है तो वहाँ पर हम डी नहीं लिख के डी एक्स लिखेंगे अपान डी पी, मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू p। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हम पहले आपको बता चुके हैं कि 10 का अवकलन 0 होगा और p का अवकलन 1 होगा, और 1/2 में 1 का जब गुणा होगा तो दशमलव आएगा इतना, तो ऋण 1/2 ये मान आ गया समीकरण के पहले वाले हिस्से का। अब p और d अर्थात अब p और x हमको चाहिए, तो मांग का सूत्र जैसे अब जो हमारा बनेगा वो ये बनेगा, dx अपान डी पी इंटू पी अपान डी की जगह पे x लिखेंगे। ये यहाँ जो d थी वो भी x हो जाएगी, x का मतलब x का मूल्य, p का मतलब p का मूल्य, ये दोनों हमको चाहिए। इनमें से एक पता हो जाए तो दोनों दूसरा हमको मिल जाता है। तो अब वो कह रहा है कि व्हेन p इज इक्वल टू 8, तो इसी मांग फलन में हम p की जगह पर 8 लिखेंगे। देखिए इस p की जगह पर अगर आप 8 लिख दें तो आप लिख दिया गया व्हेन p इज इक्वल टू 8, तो इसी फलन में x बराबर लिखेंगे 10 ऋण 1/2 गुणे 8, और 1/2 गुणे 8 लिखेंगे तो 8/2 बराबर 4 हो जाएगा। तो 10 में से 4 बचाएंगे तो जब p का मूल्य होगा 8 तो x का मान 6 आ जाएगा। अब ये सूचना आपको मिल गई कि ये दो आपके पास हैं कि x का मूल्य है 6 और p का मूल्य है 8, तो p की जगह पर लिख देंगे 8 और x की जगह पर लिख देंगे 6। तो आया कितना, सूत्र में ऋण पहले लगा हुआ है और ये ऋण 1/2 आया, गुणे p की जगह पर 8 आया, x की जगह पर 6 आया, और 8 एकम 8 ये करेंगे, 6 दूना 12 ये करेंगे और काटेंगे तो 2/3 आ जाएगा। और छोटा करेंगे तो जानते हैं आप ऐसे आएगा 0.666 करके, तो 0.67 लिख 0.6 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मांग की लोच हमारी इस रूप में आ जाएगी जो 1 से कम है और धनात्मक है। ये ऋण चिन्ह इसको धन करने के लिए लगाया गया था, तो ये एक तरह से अब हम चाहें तो यही धन कर सकते हैं क्योंकि ऋण गुणे ऋण धन हो गया और 1/2 गुणे ये करके ये आ गया 0.67। तो मांग की लोच हमको इस तरह से निकालते हैं। अब एक उदाहरण मैं और आपको दे रहा हूँ, कई सवाल लगाएंगे तो थोड़ी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए अरे भैया, एक सवाल देखिए ये है, अब हम अब की बार क्यों लिख रहे हैं, ये x की जगह पर जानबूझ के क्यों लिख रहे हैं, ताकि आप जानते रहें कि इस तरह से डिमांड के लिए इस तरह के टर्म यूज होंगे। 30 माइनस 4p माइनस p स्क्वायर। मांग फलन को आप ऐसे नहीं लिख सकते। मांग फलन का एक नियम होता है कि मांग और मूल्य के रूप बीच जो संबंध होता है वो मांग वक्र को ऐसे बनाएगा, तो कोई भी चीज़ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इस नाते बिल्कुल सही इक्वेशन लिखी जाएगी जो मांग वक्र को वैसे ही बना दे जैसा वो होता है। तो ये जो इसके पहले हमने लिखा था उसमें भी वो लागू होगा। अगर इसको आप प्लाट करें तो ऐसे मांग वक्र बनेगा।
इसको भी अगर P के मूल्य आप इसमें डाल कर लिखेंगे तो Q के जो मूल्य आएंगे उन दोनों के संबंध मांग फलन को प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ पर जो अब आप मांग की लोच निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे, डेल्टा Q अपान डेल्टा P इंटू P अपान X, ये मांग की लोच होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, फलन सीधा दिया हुआ है, Q इधर है, P इधर है, तो P के टर्म में है, इसका अवकलन करेंगे। करिए अवकलन, देखिए dQ अपान dP बराबर 30 का अवकलन 0 होगा, इसमें Q है नहीं। और 4P का 1 होता है तो लिखेंगे -4, और P स्क्वायर का अवकलन आप जानते हैं कि जो घात होती है उससे गुणा होता है यहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2 का गुणा, ये हो जाएगा P, और P की घात में से 1 घट जाता है तो 2 में से 1 गए, 1 आएगा, 1 घात लिखी नहीं जाती, इस नाते ये आएगा सीधे इतना ये। तो आपको ये चीज़ मिल गई, dQ अपान dP बराबर है -4 -2P। आप चाहें तो इसको हल कर सकते हैं, P का मान दिया हुआ है, इस इक्वेशन में ये दिया हुआ सूचना हमको दी गया है कि मांग की लोच निकालिए तब व्हेन P = 3, ये सूचना साथ में है। तो जब P = 3 है तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन P = 3 तो dQ अपान d क्या होगा, = -4 -2 इंटू 3, तो होगा 2 3 6, तो ये होगा -4 और -6 = -10। तो dQ अपान dP बराबर हो गया -10। ये अगर आप चाहते हो कि ये ब्लैक बोर्ड पर बना रहा है तो ये देखिए -4 -2P ये है, और आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे मैं बढ़ रहा हूँ, व्हेन P = 3 तो इस सूत्र से निकाल लीजिए व्हेन P = Q, P = 3 तो Q = अब लिखिए यहाँ P के मान शब्द 30 माइनस P की जगह पर लिखिए 4 × 3 और ऋण P स्क्वायर की जगह पर लिखिए 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 × 9, ये हो गया 4 × 12, ये हो गई 30, ये हो गया Q। और अब इसको जोड़ लीजिए, 12 8 20 21 हो गया, और 30 में से 21 घटा देंगे, ये दोनों ऋण है, इस नाते 9 आएगा। Q = 9, इसका मतलब ये सूचना आपको मिल गई, व्हेन P = 3 देन Q = 9। और इन दोनों सूचनाओं के आधार पर अब आप अपने सूत्र में रख सकते हैं। तो अब मैं इसे मिटा सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ से शुरू करूँगा आपको, तो कितना लिख सकता हूँ अब, dQ अपान dP इंटू P अपान X = यहाँ माइनस का चिन्ह है, इसकी जगह पर मैं अभी यही लिख रहा हूँ, देखिए -4 -2P ये इंटू P का मतलब 3 और 9 Q का मतलब ये हो गया। और अब यदि P बराबर आप 3 लिखेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा -4 -2 इंटू 3 = 6, ये हो गया 3 अपान 9, ये हो जाएगा -10। आपको ध्यान रहेगा कि इसके पहले एक माइनस चिन्ह लगाएंगे इसको पॉजिटिव करने के लिए, यहाँ भी लगेगा, ऐसे यहाँ लगा हुआ है। तो ये हो गया 4 6 10 हो गया, ये ×3/9, अब आएगा ये 30/9, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया है, और अब ये इसको भाग दे देंगे तो 3 9 27 हो गया, कितना 9 3 27 हो गया, और फिर 3 30 और फिर वही आएगा। तो इस तरह से 3.33 करके कुछ इस तरह से आपका ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ निकल जाएगी। तो इस दृष्टि से मैंने इसको लगा के इस तरह से दिखाया कि इस तरह का फलन अगर दिया हुआ होगा तो इस फलन में भी हम मांग की लोच निकाल सकते हैं। मांग की लोच के विविध समीकरण बन सकते हैं, तरह तरह के सूत्र हो सकते हैं। पहले वाला जो समीकरण हमने दिखाया था, इसको जब आप प्लाट करेंगे तो एक सीधी रेखा के रूप में समीकरण आएगा। इसको जब आप सीधी रेखा मतलब ऊपर से नीचे गिरेगी,
मांग फलन जैसे होता वैसे मूल्य और मांग में विपरीत संबंध होगा। इसको जब आप प्लॉट करेंगे तो ये पैराबोला का रूप लेगी ऐसे। और एक दिन किसी जगह हम आपको या यहाँ बता दें कि जब किसी फंक्शन में घात 2 होती है तो वो फलन एक बार टर्न लेता है ऐसे। अगर घात 3 होगी तो 2 बार टर्न लेगा ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे। तो हमारे इस फलन में 1-2 घात है तो हम जान रहे हैं कि फलन का स्वरूप मांग वक्र का ऐसे एक बार टर्न लेगा। और इस वाले फलन में p की घात 1 है तो इसका मतलब है कि मांग फलन सीधी रेखा के रूप में होगा। 1 घात होगी तो सीधी रेखा, 2 घात होगी तो पैराबोला, और मांग फलन 3 बार तो मुड़ेगा नहीं, और अगर मुड़ेगा तो हमारे काम का नहीं होगा। हमारे काम का उतना हिस्सा होगा जितना इस तरह का होगा। इस नाते जो मांग फलन सामान्यतः हमें दिए जाएंगे वो सरलतम रूप में इसी रूप में होंगे। और आगे जब हम पढ़ेंगे तो और भी मांग फलन पढ़ेंगे तो धीरे धीरे उनके और रूप भी हमारे सामने आएंगे। और अभी हम बहुत सरलतम स्थिति में पढ़ते हैं, न तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन देख रहे हैं, न तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समझते जाएंगे उनको भी हम देखेंगे। और अगले कक्षा में फिर हम मांग फलन के और फलनों को लेके आएंगे और हल करके मांग की लोच निकालने का प्रयास करेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।